Hello students, good morning, good afternoon. सरफराज, गुड आफ्टरनून सरफराज। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ जल्दी। रैनी, गुड आफ्टरनून। शिवानी, याशा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसा रहा पेपर बच्चों? टेस्ट कैसा रहा? गुड आफ्टरनून विधि, निधि, गुड आफ्टरनून। टेस्ट कैसा रहा था बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर का? LIT था सर। LIT मतलब क्या भाई सरफराज? LIT मतलब गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो केमिस्ट्री के प्रॉब्लम में निकाल लेता हूं आपके सामने। फायर बेटा ऐसा है ना कि कई ऐसे चीजें आती हैं कि जिसमें चीजें क्लियर हों। अब मार्क्स कम आ जाए, नो इश्यू, लेकिन पेपर वो जो कुछ सिखा के जाए। टेस्ट वही होता है जो हमें कुछ सिखा के जाता है बेटा, कि जिससे एग्जाम में हमें हमारे पास कैसा भी एस्पेक्ट आ जाए तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। कहाँ से था आपका स्टार्ट? किस क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ था? 91, 92 लास्ट में दिया था क्या केमिस्ट्री इस बार? चलो आज हम देखेंगे कई एस्पेक्ट्स जो हम डिस्कशन में पूरे उसमें नहीं कर पाते हैं, वो फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें डिस्कस हो जाता है। उनको भी बेटा आप अपने जो है थ्योरी उसमें ऐड कर लोगे, उनको भी आप अपने उसके अंदर ऐड कर लेंगे जो नई चीजें सीखोगे। आज अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट। यहां से स्टार्ट होने जा रहा है आपका 140 से, है ना? 138, 36 से होगा ना? 136 से बेटा। ओके बेटा, लेट स्टार्ट। देखो, इसको भी हमने वैसे ही लेना है। इसको जैसे आई ऑलवेज टेल यू कि आपको जब भी कोई टेस्ट करते हो तो टेस्टिंग का मतलब ये समझना बेटा कि टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने उस टेस्ट में क्या सिली मिस्टेक किया उसको नोट करना है। भाई ये मिस्टेक रहा आपसे, आपने क्या मतलब क्वेश्चन ऐसा कि भाई पढ़ के गए थे लेकिन समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन के अंदर ऐसा, तो वो समझना है कि ऐसा क्यों नहीं आया, वो डिस्कशन करेंगे। या कोई न्यू कंसेप्ट है, न्यू चीजें हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का यही पार्ट होता है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के अपने अकॉर्डिंग बेटा फार्मूला लगाना है ना? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके। कोई भी हेजिटेट नहीं करना, डोंट बी हेजिटेट, आस्क एनी डाउट, एनी क्वेश्चन की, जिससे कि इसके बाद ये चैप्टर आपका ऑलवेज हमेशा के लिए क्लियर हो जाए बेटा। तो 136 137 में बेटा किसी का प्रॉब्लम? 136 एंड 137। 136 137 में किसी का प्रॉब्लम? शिवानी का आया है 136, काफी सारे बच्चों का। निखिल कार्शिता का 136 आया है। लेट्स सी बेटा 36 क्या आ रहा है कि इफ ईच एटम इन 4 ग्राम हीलियम एंड 20 ग्राम नियोन इज मूविंग इससे एंड इससे जा रहा है आपका रिस्पेक्टिवली द मीन स्क्वायर स्पीड। तो आपके पास देखो एक जनरल फार्मूला था बेटा यू आर एम एस का। यू आर एम एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला था N1 U1 का स्क्वायर प्लस N2, दो है तो N2 U2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 आ जाएगा बेटा। N1 U1 स्क्वायर प्लस N2 U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल बना लो बेटा पहले। 4 ग्राम हीलियम है, इट्स मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट 4 ग्राम हीलियम? इट मीन्स 1 मोल।
1 मोल हीलियम का हो गया आपके पास, एंड 20 ग्राम नियोन। नियोन का देखो एटॉमिक वेट कितना होता है, 20 ग्राम ही होता है ना बेटा, नियोन का भी 20 ग्राम होता है। नियोन नियोन का 20 ग्राम, तो 20/20 ये भी 1 हो गया देखो आपका। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 1 नंबर ऑफ मोल 1, पहले का स्पीड आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 10⁻²2। दूसरा आ रहा है बेटा आपका 4 इंटू 10⁻²2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है आपका, 1 प्लस 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 इंटू 10⁻²2 और 4 2 इंटू कितना हो गया ये हमारे पास। तो एक बार और चेक कर लो, हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, और नियोन का नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो अप्रोक्सीमेट 20 ही होता है। तो इसका 20 होता है, तो 20 का मतलब 1 मोल उसका हो गया, और हीलियम का 1 मोल हो गया। सही कर रहा हूं ना मैं। 1 इंटू 2 कैलकुलेट करो बेटा इसको, तो ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये बन गया आपका 2 इंटू 2 और 6 हो गया, 6 इंटू 10⁻²2/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3। तो अप्रोक्सीमेट निकाल लो, ये कितना आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। तो 3 इंटू 10⁻²2 कितना हो गया ये 300। नहीं कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम, हाँ स्क्वायर का मिस कर रहे हैं ना बेटा। ये देखो n1 u1 का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है, n2 u2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड में है, और ये नंबर ऑफ मोल हमने डाल ही दिए हैं 4 ग्राम। तो कैलकुलेशन कितना आया ये कैलकुलेट देखो, तो ये हो गया 2, यहाँ से था 2 इंटू 10⁻4 इंटू टोटल का जाएगा, ये टोटल का 4 इंटू 10⁻4 प्लस ये कितना हो गया 16 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय आया था 1 और 1 2, 16 और 4 कितना हो गया, अंडर रूट चल ही रहा है, 20/2 मतलब 10 आ गया, 10 इंटू 10⁻4 यही हुआ ना, 10 इंटू 10⁻4 मतलब कितना हो गया 10⁻5। तो मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मिक्सचर इज 10⁻5 URMS, रूट ले लिया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अच्छा रूट नहीं लेना बेटा, रूट नहीं लिखा हुआ, ये मिस्टेक होगा, वेरी गुड। ये देखो क्वेश्चन में क्या था कि रूट दिया हुआ ही नहीं है उसने, सिर्फ देखो क्या निकालना है, मीन स्क्वायर निकालना है बेटा। क्वेश्चन यहां फंसा होगा ना, स्क्वायर, हाँ बिल्कुल विधि बेटा, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर दे ही नहीं रखा, रूट जो है वो नहीं लेना, तो रूट हटा दो, सिर्फ n1 u1 स्क्वायर n2 u2 स्क्वायर ये कर दो सिर्फ, तो रूट हटा दो, तो सिर्फ ये आ जाएगा बेटा। तो देखो क्वेश्चन कहां अटक सकता था, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, जनरल रूट मीन स्क्वायर है तो हम इसको रूट मीन स्क्वायर पढ़ सकते हैं। तो किस किस ने बेटा रूट मीन स्क्वायर पढ़ा, ये किस किस ने पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर बेटा, याद आ रहा है एग्जाम में किसने इसको रूट मीन स्क्वायर करके सोल्व किया हो, तो मीन स्क्वायर था बेटा, मीन स्क्वायर, रूट नहीं लेना आपने, क्लियर। चलो आगे 136 37 तक तो नहीं है किसी का बेटा, 36 और 37 तक, 37 तक तो नहीं है, 37 तक, मुकेश जी ये इसकी लाइट वगैरह चलाना। हाँ बेटा 137, अच्छा शिवानी का 137 भी आया है,
मुझे बता दो कहाँ से, मैं कर लिया करूंगा फिर। लाइट है कहाँ से? ठीक है। 137, तो 137 में आप देखो, ए प्रेशर ऑफ 3 गैस ए बी सी क्लोज इन कंटेनर, ए कंटेनर है ना। एक कंटेनर में आपके पास गैस ए भी है, गैस बी भी है, गैस सी भी है, और इन द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर दे रखा है पी ए पी बी और रेशियो पी सी 1:2:3 की फॉर्म में। इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ ए बी सी, मोलर मास भी दे रखे हैं इनके, और वो दे रखे हैं 6:3:2 बाई वेट दे आर टेकन इन, देन द रेशियो बाई वेट। देखो आपको पॉइंट यहां अब फोकस करना है, क्या निकालना है आपको? रेशियो बाई वेट निकालना है बेटा। तो किसी का भी वेट जो होता है, वेट ए का, वेट बी का और वेट सी का। अब वेट जो है प्रेशर और मोलर मास से निकालना है, तो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी अपॉन वी है। इनक्लोज कंटेनर है तो वी तो कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, टी कांस्टेंट हो गया, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट होगी। तो वेट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर और मोलर मास पर। तो पी एम ए का इंटू पी एम बी का और रेशियो पी एम सी का, है ना। तो यहां से आप अब कैलकुलेट कर लोगे बेटा। तो 1:2:3 तो इसका है, और वो कितना आ रहा है? 6, 3 और 2, तो कितना हो गया? 6 × 6। तो पहले पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी से वेट का फार्मूला लगा लिया, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो वेट इन दोनों को लेने का नीड है, प्रेशर एंड मोलर मास, देन वेट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू मोलर मास का प्रोडक्ट, ए का, बी का, सी का। क्लियर? नेक्स्ट चलो बेटा, 37 के बाद 138, 139 में से किसी का प्रॉब्लम? 138, 139 में से 138, 139 में तो नहीं है किसी का। चलें आगे। 138, 139 में से 138 में ये हर्षवर्धन ने पूछा है 139, और निखिल ने भी, शिवानी में 139 देख लेते हैं बेटा। ए बैलून विद इथाइन इज प्रिक्ड विद ए शार्प पॉइंट एंड क्विकली ड्रॉप्ड इनटू ए टैंक ऑफ H2। देखो यहां पर हम एक बैलून लेते हैं, ये पहले हाइड्रोजन का टैंक है, यहां पर हाइड्रोजन गैस है और यहां बैलून कर दिया हमने। बैलून के अंदर इथाइन है, इथाइन होता है बेटा C2H2, यहां पर हमने प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या सोचेंगे कि हम कौन सी गैस जो है, ये हाइड्रोजन वाली इधर ज्यादा जाएगी या ये वाली इधर बाहर ज्यादा आएगी? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। रेट इनटू मोलर मास, जो हैवी होगा वो धीरे चलेगा और जो लाइट होगा वो ज्यादा चलेगा। तो रेट जो होगा वो हाइड्रोजन का रेट, क्योंकि मोलर मास कम है तो ज्यादा हो जाएगा C2H2 से, तो हाइड्रोजन ज्यादा अंदर आ जाएगी, बैलून के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा अंदर आ जाएगी, तो इनलार्ज हो जाएगा बेटा, इसलिए ये इनलार्ज हो जाएगा 139 में इनलार्ज हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लगेगा। क्लियर? रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके बेटा, नेक्स्ट चलो 140 से 141 में, 140 टू 141, 140 टू 141 ऊपर लिखा था हर्षवर्धन ने शायद। हर्षवर्धन, ये तुम्हारा डॉक्टर हर्षवर्धन लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम है या ये आपकी वो आईडी है? क्या नाम है बेटा आपका, यही है क्या? 140 भी आ रहा है, 140 हर्षिता भी पूछ रही है, शिवानी भी पूछ रही है, शिवानी दीदी भी पूछ रही है। श्रवण कुमार मतलब ब्यूटी कुमारी जो है वो 140 पूछ रही है। चलो, नाइट्रोजन ट्रम्स सेवरल गैसेस ऑक्साइड, ओके, वन ऑफ देम हैज डेंसिटी इतना 1.33 ग्राम पर लीटर है और इस प्रेशर पर है और इस टेम्परेचर पर है।
फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, देखो डेंसिटी गिवन है तो P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम, डी आर टी अपॉन एम फार्मूला होता है बेटा, P इज इक्वल टू डी आर टी। अच्छा बेटा हर्षवर्धन जी मेल आईडी है, तो डी पी इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। तो देखो आपको सारी कुछ दे रखा है तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो, उस मोलर मास को इससे मैच करके देख लेना, जिससे मैच हो वो हो जाएगा मोलर मास। तो डी आर टी बाई पी, डेंसिटी आपको देखो 1.3 ग्राम पर लीटर में दे रखा है, तो लीटर में रख दो कोई इश्यू नहीं है, 1.33। तो आर जो एटमोस्फेयर वाला लिख दो 0.08, और टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है तो 150 अपॉन 273, तो यह 3 7 3 12, 2 और 3 423 आ गया ना। अब आप कैलकुलेट कर लो इसको और डिवाइड करो प्रेशर, बट प्रेशर जो दे रखा है 764 mm में, तो आप एटमोस्फेयर में रखोगे, बिकॉज 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm है, तो 1 mm इज इक्वल टू 760 से डिवाइड कर दोगे, तो देन आपका जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा 764 इंटू 760। इसको कैलकुलेट करना बेटा, इसको कैलकुलेट करके जो आपका जैसे अप्रोक्सीमेट में निकालूं तो 764 से 760 अप्रोक्स चला गया आपका, है ना। और ये अगर आप निकालोगे 8 का 1.3 से 8 3 24 2 और 8 10 के आसपास ये आ गया इंटू 423 आपका, है ना। और 8 मैंने लिया है डिवाइडेड बाई 100 हो रहा है आपका, तो ये 4 के आसपास आ गया, तो अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास आपका मोलर मास आ रहा है। तो यहां से आप चेक करोगे, देखो जैसे NO है, NO का निकालोगे तो NO का 14 और 16 कितना आ रहा है, 6 और 4 10 30 आ रहा है। N2O का निकालोगे तो 28 और 16 8 और 6 14 44 बिल्कुल क्लोज आंसर आ रहे हैं। तो आपके पास दो बड़े क्लोज आंसर है, इसलिए एक्यूरेट निकालना पड़ेगा आपको। अब NO2 है 14 और 32, 4 और 2 6 46 आ रहा है, तो 40 के पास आ रहे हैं, तो इट इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में आपको इसमें से निकाल के देखना पड़ेगा, बिल्कुल एक्यूरेट करके देखना पड़ेगा। तो अप्रोक्स था, अप्रोक्स में दो आंसर है, एक होता तो हम टिक कर देते। N2O और NO2 के मोलर मास में बहुत माइन्यूट सा फर्क है। N2O यू कैन सी हेयर मोलर मास ऑफ N2 इज 44 एंड मोलर मास ऑफ NO2 इज 46, सो वी हैव टू गो विद कंप्लीट एक्यूरेट जो है कैलकुलेशन, वहां से क्लियर आ जाएगा। कर लोगे? शिवानी दीदी ने 141 भी पूछा है, देखते हैं 141। अरे ये तो कल किया था तुमने, डाउट में ही तो पूछा था तुम लोगों ने, ये वही वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। ए कंटेनर हैविंग V वॉल्यूम कंटेन एन आइडियल गैस एट 1, तो V वॉल्यूम है और 1 atm प्रेशर है, इज कनेक्टेड अनदर हैविंग वॉल्यूम, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है जिसका जो वॉल्यूम है वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब, और लीटर एक ही बात होती है, 0.5 लीटर, थ्रू ए ट्यूब हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट कंटेनर इज फाउंड टू हैव प्रेशर 570 mm इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट भी, इसका मतलब ये ओपन है। अगर ये ऐसा केस अगर आपके पास ओपन है तो हमें करना क्या है, एक कंटेनर हैविंग वॉल्यूम भी कंटेन आइडियल गैस इफ इट इज कनेक्टेड टू अनदर कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 0.5, ठीक है, थ्रू ए ट्यूब हैविंग नेग, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट कंटेनर इज फाउंड टू हैव प्रेशर 570। अच्छा, पहले ओपन नहीं था, बाद में उसने ओपन कर दिया उसको, तो ओपन कर दिया तो गैस दोनों जगह चली गई। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम पहले होगा, पहले गैस सिर्फ इस जगह पे थी तो यहाँ का प्रेशर P1 V1, अब गैस पूरी जगह चला गया बेटा, तो प्रेशर हो गया P2 V2, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि अमाउंट और टेम्परेचर वगैरह तो कांस्टेंट बता रहा है वो। तो प्रेशर पहले का आ गया बेटा आपका 1 atm था और वॉल्यूम था V, बाद वाले का प्रेशर द फर्स्ट कंटेनर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट V निकालना है, बाद वाले का प्रेशर वो कह रहा है 1 atm, जो 1 atm है ये देखो ये 70 mm है, तो ये भी इसको mm में लिख दो, 760 mm हो जाएगा, 760 mm इंटू V, और दूसरे वाला प्रेशर हमें दे दिया 570 और इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, V इसका था 0.5 ये था, तो ये हो जाएगा V प्लस 0.5। अब हम यहां से सोल्व कर लेंगे बेटा, P प्लस V 0.5, तो 5 से 50 से इसको सोल्व कर लो, तो 76V इज इक्वल टू 57V प्लस ये आ जाएगा जो भी आपका 57 का हाफ आ जाएगा, तो 57 इंटू 0.5 है ना, तो हाफ कितना हो जाएगा 25
और या 57/2 कर दो तो 50। हाँ, संडे सेशन में ये तो नहीं किया था बेटा, लेकिन ये उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। 2 2 जा 4 और ये 17 आ गया, तो 8 2 जा 16 और 10 तो 28.5 ये आ गया। तो 76 भी इसको इधर ले जाओ, 76 को 57 में से माइनस कर दो, तो ये कितना आ रहा है? 16 में 7 चला जाएगा 9 और 19v इंटू इधर आ गया हमारे पास 28 पॉइंट समथिंग। तो v कितना आ जाएगा देखो, 28/19 अप्रोक्सीमेट अगर मैं सोचूं तो 30/20 है ना, तो 1.5 के आसपास आ 1.5। ठीक है, ये डाउट में था बेटा, मुझे ऐसा आ रहा है शायद ये प्रॉब्लम था या नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। वन 141 के बाद आ जाओ बेटा, किसी का प्रॉब्लम हो। आफ्टर 141 देर आर, देखो आप हर एक क्वेश्चंस में, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो दिए थे उनमें हर एक में कुछ ना कुछ सीखने के लिए था। एंड वाले तो इजी दिए थे मैंने, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थे उसमें आपको सीखने के लिए था कुछ। तो 142 से 143 तक चलो बेटा। आफ्टर 142 143, हाँ तान्या किया था बेटा। 142 से 143 तक किसी का प्रॉब्लम? 142 to 143, नो। 144 से बेटा 145, 144 से 145, 144 to 145, एनी प्रॉब्लम? 144 से 145 नहीं है तो आगे चलो। 145 आया है, अंशिका सकलानी का 145 आया। 50 मिलीलीटर ऑफ ईच गैस ए एंड गैस बी 150 एंड 200 सेकेंड इज डिफ्यूज थ्रू फिनोल अंडर द सिमिलर कंडीशन इफ मोलर मास ऑफ 20। बिल्कुल इजी था बेटा ये। तो इसमें देखो, एक आपके पास रिफ्यूजन पर है, एक ए है एक बी है। पहले वाले का वॉल्यूम दे रखा है 50 मिलीलीटर, इसका भी वॉल्यूम 50 मिलीलीटर दे दिया। 50 मिलीलीटर ऑफ ईच गैस ए एंड गैस बी, और टाइम दे दिया इसका 150 सेकेंड, और इसको बता रहा है 200 सेकेंड। पिन होल अंडर द सिमिलर कंडीशन, मोलर मास जो कह रहा है ए का निकालना है और बी का 36 है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? V1/T1 V2/T2, रेट जो होता है √m2/m1 होगा। तो V तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो ये आ जाएगा T2/T1 और m2/m1। T2 कितना दे रखा है? 200, T1 दे रखा है 150, 50 से कैंसिल कर दो इसको, √m2 जो दे रखा है आपको 36, m1 निकालना है आपको। तो यहां से निकाल दोगे 50 से, 53 150, 54, और इसको आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, 4 × 4 और 3 × 3, तो इधर से अंडर हट जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये m1 आ जाएगा। तो ये जो ये 4 है, 9 4 36 हो जाएगा, और ये m1 आ जाएगा आपका 9981/4, 81/4 आ जाएगा। तो ये देख लो, 4 2 8। सही किया कैलकुलेशन, या आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका? तो इसके अकॉर्डिंग तो इतना ही आएगा बेटा, क्योंकि T2/T1 है, 50 मिलीलीटर ईच गैस ए एंड बी 150 200 दे रखा है। इफ यूज पिन होल अंडर इफ मोलिकुलर मास ऑफ बी दे रखा है, बी ऊपर जाएगा। तो दोबारा करके देख लेते हैं, 200/150 आ रहा है, इधर आ रहा है √36/m1। ये 50 से कैंसिल किया, 53 54, अब 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इधर आ रहा है 36/m1। तो m1 निकालोगे तो ये आपका m1 = आ जाएगा 36 × 9/16, है ना। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, अप्रोक्सीमेट 80, 20 के आसपास आ रहा है बेटा। आंसर ठीक नहीं है ये, शायद फिर जो मोलर मास में ना उल्टा लिख दिया है इसने, ये ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है बेटा, कैलकुलेशन ठीक नहीं है इसमें। हाँ सही है, 20.2 ही आएगा, 20.2 आ जाएगा। लेकिन कोई भी जो है वो आंसर ठीक नहीं है इसके अंदर। अप्रोक्स भी नहीं आ रहा दीपांशु, दूर है बेटा, 32 ज्यादा दूर हो गया ना,
थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, चलो हाँ उन 4 ऑप्शन के अंदर देखें तो वो देख सकता है आपको, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से मैं इसको करेक्ट नहीं कहूंगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट जो है ये अप्रोक्स नहीं होगा, इसमें सरफराज सही कह रहा है कि इसमें कोई डेटा जो है ना ए या बी की बजाय बी या ए ऐसा कुछ हो गया है। नेक्स्ट चलो 146 से 147 तक किसी का प्रॉब्लम, 146 और 147 में 146 147 नो, चलें आगे बेटा। 148 और 149 में किसी का प्रॉब्लम, 148 और 149 नो, चलें आगे। 148 अंशिका ने क्वेश्चन पूछा, वन हिंट दे देता हूं बेटा मैं। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 बार प्रेशर 20% वेट बाई हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, देखो 20% बाई वेट है, 20% बाई वेट है आपका, और टोटल प्रेशर है 1 बार। तो हमें क्या पता होता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल का निकालना बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है बेटा। जिसका निकालना चाहते हो उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन दोनों के नंबर ऑफ मोल लिख दो, क्योंकि वेट दे रखा है, तो वेट 20% है तो वेट हो जाएगा एक का 20 ग्राम बाई मोलर मास, जैसे पहले वाला हाइड्रोजन है तो 2 ले लो, फिर 20/2 दूसरे का 80 ग्राम हो जाएगा, 80 अपॉन ऑक्सीजन का 32 इंटू टोटल प्रेशर कर लोगे बेटा, यहां से कैलकुलेट कर लेना आप। तो यहां से आपका जो है टोटल बार 1 बार प्रेशर है, प्रेशर में पूछ रहा है तो इतना आ जाएगा। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ जाएगा 10 प्लस 8, 10, 8 4 जा 32, मतलब 5/2, 5/2। तो सोल्व कर लोगे तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 25, ये 10, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 आया है, तो इसका मतलब कितना आ गया, 4 को 5 से कर रहे हैं तो 2 से इंटू कर दो और 2 से ऐसे कर दो 10, तो 0.8 आ रहा है बेटा, 0.8 बार आ रहा है। आप लोगों का भी आंसर 0.8 आया था क्या, 0.8 आ रहा है बेटा। 20% बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का यही आएगा, 0.8 होगा, 0.4 की बजाय 0.8 आएगा बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है 20% बाई वेट है 20/2, दूसरा 80/32। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ 150 और 151 में किसी का, 150 और 151 में, 150 और 151 नो, 152 एंड 153, 152 एंड 153। अच्छा इस पेपर में बेटा किसी का इतना मार्क्स आया है, 150 से ऊपर आया है बेटा किसी का, इस चैप्टर में 150 से ऊपर किसी का, 150 से ऊपर किसी का आया है तो कितना आया जरा बेटा लिख के भेजना। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका 150 से ऊपर आया हो इसमें, नो वन। 144 हर्षवर्धन के आए, शिवानी के 150 बता दो, 150 बता दो, पीछे चलेगी लड़की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल डिफ्यूज एट द सेम रेट, बेटा डिफ्यूजन मोलर मास पे डिपेंड करता है, जिसका मोलर मास सेम होगा वो सेम रेट से चला जाएगा, जिसका मोलर मास सेम मोलर मास। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था शिवानी। मोलर मास सेम, जैसे NO में 14 और 16 28 हो गया, C2H6 12 2 24 और 6 12 2 24, ये क्या, ये भी 30 हो गया, 14 और 16 30, ये भी 30, दोनों का मोलर मास सेम, रेट डिपेंड करता है मोलर मास पे, मोलर मास सेम हो जाएगा तो रेट सेम हो जाएगा। 151 के बाद 152 से 53 किसी का नहीं आया, 151 आया है, 151 आया है
ये दीपांशु बेटा मार्क्स लिखे हैं क्या आपने? और सरफराज में 142 मार्क्स लिखे हैं, दीपांशु 161। अच्छा, और 156 मार्क्स हैं याशा के भी, विधि 151, साक्षी 156। गुड बेटा गुड। अगर इसमें आप इतना अच्छा मार्क्स ला रहे हो इस टेस्ट में तो इट वुड बी गुड फॉर यू। गो हैड। नेक्स्ट चलो बेटा क्वेश्चन नंबर पर बात करता हूं मैं अब। 153 से 154 में किसी का प्रॉब्लम? 153 154 नो। 155 से 156, 155 से 156, 157 से 158, 157 से 158 नो। 159 से 160 तक बेटा किसी का? 159 से 160 तक, 161 से 162 तक, 161 से 162, 162 का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। बेटा जिसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी वो लिक्विफाई जल्दी होगा, लिक्विफाई जल्दी होगा तो वो जल्दी जो है आपका डेविएट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें पोलैरिटी? अमोनिया के अंदर है, इसलिए डेविएट ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? जिसमें पोलैरिटी ज्यादा, तो पोलैरिटी ज्यादा होने से वो क्या होगा? लिक्विफिकेशन इजी, उसका लिक्विफिकेशन मोर होगा। और लिक्विफिकेशन जिस गैस का ज्यादा होता है इसका मतलब डेविएशन भी ज्यादा होता है। कुंजन तुम्हारे 135 रह गए बेटा। देखो उन क्वेश्चंस को, जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं वो इन क्वेश्चंस को बेटा पेपर को दोबारा क्वेश्चंस को कर करके देखना, दोबारा सोल्व करना। ये आपका ड्यूटी है। अब जो गलत हुए हैं उसको दोबारा मार्क करना। फरहीन गुड 160, 163 से 164। फरहीन 160 क्वेश्चन पूछ रहे हो या मार्क्स हैं बेटा? देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग कि 160 मार्क्स हैं या आपका क्वेश्चन है 160? फरहीन 160 मार्क्स और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? 163 से 164 तक बेटा किसी का? फरहीन का क्वेश्चन है 160। भाई फरहीन को बताना पड़ेगा, नहीं गुस्सा मान जाती है। 160 160 बेटा काइनेटिक एनर्जी है, द रिलेशन विद आरएमएस वेलोसिटी। देखो आरएमएस वेलोसिटी का फार्मूला लिखो, यूआरएमएस आपको पता है वो होता है √3RT/m। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है आपकी किसी की भी, काइनेटिक एनर्जी ई है, आरएमएस वेलोसिटी, रिलेशन विद आरएमएस वेलोसिटी। तो ई कितना आएगा बेटा? हाफ mv²। देखो एवरेज तो पूछा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv²। अच्छा ये यूज करेंगे, एवरेज लिखेंगे। इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये आता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी द रिलेशन विद आरएमएस वेलोसिटीज। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं u² इज इक्वल टू 3RT/m। और एक फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी E का 3/2RT, क्योंकि इससे तो निकाल नहीं सकते रिलेशन, तो एवरेज ही ले लो बेटा। इससे नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे? एवरेज वाली वैल्यू लेके सोल्व करो आप। तो 3/2RT होता है, तो 3RT की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 3RT की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2E। 2E रख दो बेटा इधर, तो u² इज इक्वल टू 2E/m आ जाएगा। अब u की वैल्यू निकालनी है आपको, u इज इक्वल टू 2E/m। इधर स्क्वायर है, इधर हाफ कर 3/2RT लेके करना है, क्योंकि हाफ mv² में तो जाने का मतलब है नहीं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही यूज करोगे आप। क्लियर?
फरीन क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है 160 के बाद 161 से लेकर के 161 से 162 तक किसी का प्रॉब्लम हो ही गया था। 162 तक इधर तो चले ही गए थे हम, ये पीछे आई थी फरीन। 163 से 164 तक 164 है। वेंडरवाल वैल्यू ऑफ वेंडरवाल कांस्टेंट दे रखी है बहुत सारी आपको, O2 N2 NH3 CH4। द गैस विच कैन मोस्ट इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जो इजीली लिक्विफाई कौन होता है, जिसका IA जितना ज्यादा होगा, वेंडरवाल कांस्टेंट A जिसका जितना ज्यादा, उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा आएगा। तो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ये 1.36 1.39 4.17 2.53, इधर से थर्ड नंबर 1 2, इधर से थर्ड नंबर। वैसे भी साफ साफ पता लग रहा था कि पोलरिटी अमोनिया में ज्यादा है, तो अमोनिया वाला ही आएगा। फरहीन के मार्क्स 140 हैं, ठीक है बेटा, नॉट बैड। नेक्स्ट चलो 165 से 166 तक किसी का प्रॉब्लम। 165 से 166 बेटा किसी का प्रॉब्लम? नो। देन आगे चलो 167 से 68 तक, 167 टू 168, वन 169 टू 170, 169 टू 170, इजी थे लास्ट वाले सारे क्वेश्चन। 171 से 172, 171 टू 172, नो। 173 से 174, 173 से 174, अंशिका का 171 आया है। 171 ऐसे क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं बेटा अंशिका, हमने जो संडे की क्लासेस में डिस्कस भी किया था कि टू क्लोज्ड वेसल्स हैं, ए और बी इक्वल वॉल्यूम के हैं। जैसे एक वेसल्स आपके पास ए है, एक वेसल्स आपके पास बी है। सभी बच्चे देख लेना ऐसे क्वेश्चंस को, ये मैंने डिस्कस भी किया था उस दिन भी जो आपका संडे को क्लास था उसमें भी डिस्कस किया था। एक ए है एक बी है, इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग ए प्रेशर एट P1 एंड T1। पहले का प्रेशर भी दोनों का P1 है, टेम्परेचर भी T1 है, वॉल्यूम भी बराबर है, ये भी V ये भी V। अब क्या कहता है, टू ईच अदर थ्रू ए नैरो ओपन ट्यूब, और ट्यूब ओपन है मतलब गैस इधर और इधर फैल रखी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ नाउ इज मेंटेन्ड एट T1 एंड अदर इज T2, एक का टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसमें प्रेशर्स जो हैं वो भी चेंज होने लग जाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा तो चेंज होने लग जाएंगे। तो अब सपोज पहले वाले का टेम्परेचर आपने T1 रख दिया, दूसरे वाले का टेम्परेचर अब T2 कर दिया, प्रेशर अब जो इसका होगा वही इसका हो जाएगा, टोटल प्रेशर सपोज P आ गया, P फाइनल। देखो अमाउंट इसी के अंदर है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है आपका, वॉल्यूम टू क्लोज वेसल्स ए बी इक्वल वॉल्यूम है कंटेनिंग एयर, प्रेशर है T1 कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए नैरो ट्यूब, ओपन ट्यूब है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जितना पहले था यही वाले दो ट्यूब है, बाद में ये है। तो PV इज इक्वल टू NRT कंसेप्ट से देखें हम, PV इज इक्वल टू NRT, तो PV अपॉन NRT के कंसेप्ट से देखें तो हमारे पास वॉल्यूम सेम है और नंबर ऑफ मोल सेम है, R सेम है। तो R सेम है तो मैं सीधा सा पॉइंट क्या कर सकता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो N इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल रख दिया करो बेटा। N इनिशियल रखोगे तो N इनिशियल में आपके पास जो आ जाएगा N इनिशियल, P प्रेशर जो P1 दिया हुआ है, P V वॉल्यूम, देखो V इसका 2V हो गया, सेम क्वेश्चन किया था हमने, टेम्परेचर T1 आ गया। बाद में जो होगा, बाद में प्रेशर देखो दो अलग अलग हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ मोल फाइनल में NA में भी है कुछ और NB में भी है कुछ, NA डैश NB डैश दोनों के अंदर अलग अलग है। तो मैं यहां से सोल्व करूंगा P इंटू 2V अपॉन T। गर्म होने के बाद पहले वाले में मोल तो प्रेशर कुछ फाइनल हो गया P फाइनल, वॉल्यूम V है PV अपॉन N लेना, R कैंसिल हो जाएगा तो T टेम्परेचर T1 आ गया। दूसरे वाले का प्रेशर P फाइनल ही है, दूसरे वाले का वॉल्यूम भी V है लेकिन टेम्परेचर T2 हो गया, V कॉमन है तो V कैंसिल हो गया हमारे पास। हमें P फाइनल निकालना है तो 2PI अपॉन ये T1 पहले वाला हो रहा है
इज इक्वल टू पी फाइनल कॉमन ले लिया हमने, पी फाइनल कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 और नीचे आ जाएगा T1 इंटू T2। तो T1 से T1 फिर अगेन कैंसिल हो गया। आपको पी फाइनल चाहिए प्रेशर, देन फाइनल प्रेशर जो आ गया 2P जो 1 है T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये आपका अभी मेरे ख्याल से 16 में 2016 या 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आपने ऐसे जब भी लेने हैं, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हो तो अमाउंट कांस्टेंट करके सोल्व किया करो, पहले वाली और दूसरी वाली अमाउंट। ऐसे हर 2-3 साल के बाद क्वेश्चन एक आधा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है इसमें आपके मेडिकल के अंदर, तो इसी टाइप का क्वेश्चन देता है। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि ऐसे सोल्व करना है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जिनसे गलत हुए हैं बेटा, इस तरह का क्वेश्चन वो दोबारा एक दो बार सोल्व करके देखना ऐसे क्वेश्चंस को, जिससे माइंड में आपका बैठ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज आल्सो नॉट इजी, 172 क्वेश्चन। इट इज आल्सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इफ्यूजन O2 एंड CH4 थ्रू ए कंटेनर कंटेनिंग O2 CH4 इंटू 3:2 मास रेशियो। मास का मतलब है मोल बदल गए बेटा, मोल बदल गए तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। मतलब फार्मूला ये लगना हो, जब भी मास देखो ये फार्मूला लगाओ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू प्रेशर, लगना तो प्रेशर है लेकिन प्रेशर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो N1 अपॉन N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। हमेशा ये फार्मूला लगाना है। अगर आपका स्टार्टिंग कुछ नहीं दे रखा होता, मास वास नहीं दे रखा हो, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। अगर आप मास वगैरह नहीं दे रखा है, मास वगैरह नहीं दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है कि उसने बोला है कि 2 वेसल्स के अंदर एयर भरी पड़ी है, एक का वॉल्यूम V है, दूसरे का वॉल्यूम भी V है और इसमें एयर भरा पड़ा है, और इन एयर का प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है सारे का। मतलब पहले वो कह रहा है कि वॉल्यूम कितना हो गया, V इधर है, V इधर है, तो वॉल्यूम हो गया 2V, प्रेशर हो गया P1, टेम्परेचर हो गया T1। अब आपने क्या किया कि एक कंटेनर को गर्म कर दिया, शायद आप उस क्लास में रहे नहीं होंगे। एक कंटेनर को गर्म कर दिया तो एक का टेम्परेचर ठंडा कर दिया, तो एक का टेम्परेचर T1 ही रखा गया, दूसरे का टेम्परेचर T2 हो गया। तो इससे गैस क्या है, इधर उधर होने लगी, कुछ इधर होके सेटल हो गई। लेकिन अब जब सेटल होगी तो प्रेशर बदल गया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया है तो प्रेशर बदल गया फाइनल। अब ये क्लियर है ना कि जितना अमाउंट इसके अंदर था वही अमाउंट तो वही इसके अंदर है, तो इसका मतलब एन इनिशियल जो थे वो एन फाइनल के बराबर हो गए। एन इनिशियल का मतलब यहाँ सारे कितने एन थे, तो हमने उसको एन इनिशियल पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी अपॉन आरटी लिख दिया। तो P1 वॉल्यूम 2V अपॉन T1, आर कैंसिल हो गया, सब जगह जाना ही है आर, जैसे सब जगह रख दो RT1, यहाँ भी रख दो RT1, यहाँ भी रख दो RT1, यहाँ भी रख दो आर, तो आर से आर कैंसिल ही जाना है। अब आ गया इस वाले फाइनल प्रेशर कितना, फाइनल अमाउंट कितना होगा, जो इसके अंदर मोल होंगे और इसके अंदर मोल होंगे। तो एक के अंदर मोल कितने रहेंगे, P फाइनल PV अपॉन RT1, लेकिन दूसरे में टेम्परेचर चेंज है तो P फाइनल V अपॉन RT2। आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया और V से V भी कैंसिल हो गया, तो बाकी आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो उससे आपका फाइनल टेम्परेचर प्रेशर आ गया। यही केस फिर देखो मैं इसमें कह रहा था, सेकंड वाले में मैंने कहा था कि इट इज हार्ड क्वेश्चन, इट इज नॉट इजी। अगर आपके पास मास दे रखा है, मास दे रखा है तो यहां नंबर ऑफ मोल रख दिया करो, N1 अपॉन N2 रख दिया करो। अगर मास गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला रखोगे, तो R1 अपॉन R2 सोल्व करोगे आप। देखो मास है 3/2 रेशो और W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2 रखोगे यहां पर, अंडर रूट M2 अपॉन M1 आ गया। अब देखो W1 अपॉन W2 है, उसका मास का रेशियो दे रखा है, एक का 3 मास है, सपोज ऑक्सीजन पहले वाला है, दूसरे का CH4 है, तो मास जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, ठीक है। और यहां M1 पहले वाले का मोलर मास 32, M2 का मोलर मास ऊपर CH4 है तो 16, फिर अंडर रूट पहले वाले का 32 इंटू 16, तो यहां से जो कैंसिल होता है 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, तो हमारे पास ओवरऑल सोल क्या हो गया, R1 अपॉन R2 आ गया, एक तो आ गया 3, 2 और अंडर रूट। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जनरल फार्मूला, जैसे मैंने बोला था कि मेडिकल में जनरली क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, जनरली क्वेश्चन आ जाता है R1 अपॉन R2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, लेकिन ये तब होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होते हैं। अगर मोल अमाउंट अलग अलग होगा, अगर कहीं ये वर्ड देख लो आप, मैं और आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, सिर्फ मैं ये बोलूंगी मास देख लो, तो मास हो तो N1 अपॉन N2 यूज कर लेना, क्योंकि प्रेशर चेंज होंगे, फिर प्रेशर अलग आएंगे आपके।
क्लियर? 173 क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो जब आपके पास दो गैसेज इधर और इधर से मूव करती हैं, ऐसे क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछने चाहिए लेकिन पूछ रहे हैं बेटा कुछ लोग, तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो एक तरफ अमोनिया, अमोनिया का मोलर मास 17 है, HCl का मोलर मास जो टोटल है वो 36.5 है। और अगर इधर उधर जाएंगे तो लेंथ इस वाली L1 ले लेते हैं, इधर वाली L2, तो L1 अपॉन L2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, ये फार्मूला लगाना है। L1 सपोज कोई भी डिस्टेंस मान लो, आपको किधर से निकालना है, आर ओपन साइमultaneously बोथ एंड अमोनियम रिंग फर्स्ट फॉर्म विल बी एट Q पॉइंट, OP इज इक्वल टू OP टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, OQ निकालनी है, ये निकालनी है तो इसको x ले लो, तो अगर एक x आ जाएगी, दूसरी 40 माइनस x आ जाएगी। M2 अपॉन M1 है तो 36.5, M1 17, सेम क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, वहां मैंने 10 लिया था, यहाँ 40 है, तो अप्रोक्सीमेट 1.5 ले लो, सोल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला ही है, यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है इसलिए लेंथ ले लेंगे, कितनी भी लेंथ आपका, कितना लेंथ ट्रेवल्ड हो रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखो तो L1 अपॉन L2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 लगा देना। अच्छा, कैलकुलेशन आप कह रहे हो कि उसका 3/4√2 आ रहा है, देख लेते हैं दोबारा बेटा। रेट R1 अपॉन R2, ऊपर वाले में जो रेट आ रहा है वो आ रहा है हमारा R1 अपॉन मास रेशो ऑक्सीजन का और मीथेन का। पहले ऑक्सीजन का 3 दे रखा है तो मास रेशो आ गया W1 अपॉन W2 3/2, और ये आ रहा है आपका ऑक्सीजन का होता है 32 और 12 और 4 16 होता है, तो 16 2 जा 32 आ जाएगा, ये ठीक है। और इधर जो आ रहा है 16 2 जा 32 आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 3/4 अंडर रूट 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 3/4 अंडर रूट 2 आएगा, 3/4 अंडर रूट 2, R1 अपॉन R2। कैलकुलेट द रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन निकालना है, R1 बाई R2, कैलकुलेशन एक बार फर्दर चेक कर लो, W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2, वो 3/2 आ गया, M1 अपॉन M2, ऑक्सीजन 12 6 और 16 2 जा 32 होता ही है, 16/2, ये 16/2 हो गया, ये तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, ये आएगा बेटा 3/4 अंडर रूट 2 आ रहा है, सही कह रहे हो, कैलकुलेशन ये आ रहा है गुंजन, बी आएगा बेटा इसका आंसर। 174 से 175 तक आ जाओ, 174 175 में किसी का प्रॉब्लम, 174 175 में 176 से 177 में, 176 177 में किसी का प्रॉब्लम, 178 से 179 तक किसी का प्रॉब्लम, 178 से 179, नो सर नो सर नो सर, 180 तक हो गया, चले आगे। 178 पीछे लौट गई लड़की, हाँ भाई ये क्वेश्चन तो पूछने लायक था, क्यों नहीं पूछा लोगों ने, 178 तो पूछने वाला क्वेश्चन था। लेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज V नोट, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो होती है VMPS, और वो दे रखी होती है √2RT/m, और वो होती है V नोट के बराबर है। लेकिन है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो मोलर मास जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा √2RT/m, मोलर मास 2 मतलब
RT की वैल्यू V नोट आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है सपोज ऑल द मोलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम्स, पहले जो H2 मोलिक्यूल थे अब स्पीसीज बन गई H, मोलर मास चेंज हो गया, इसका मोलर मास 2 था, इसका मोलर मास 1 होगा। व्हेन टेम्परेचर इज रेज, टेम्परेचर भी बता दिया उसने। एक बात और, यहां पर जो टेम्परेचर T लिया है, T डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन कर दो, तो T प्लस 273 और लगा दो इसमें, इज इक्वल टू V नोट। दूसरे वाले केस में कहता है RMS, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस आपके टॉपिक का जो इस टेस्ट का था वो यही है। पहले MPS की बात कर ली, पूरा माइंड चेक कर रहा है आपका, और दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास MPS के बाद RMS। सरफराज बेटा पब्लिकली जीना सीखो, पब्लिकली, अपने अकॉर्डिंग नहीं। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने आप से, लेकिन जब पब्लिक में होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। RMS, VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है आपको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m, अंडर रूट 3RT/m। अब आपको क्या है, URMS यूज करना है, URMS यूज करना है, तो हमें 3RT जो लिखना है वो टेम्परेचर, अब देखो कितना दे दिया उसने, 2T प्लस 273, 2T प्लस 273, फिर डिग्री सेल्सियस और बोल दिया, तो 273 और ऐड करना पड़ेगा बेटा। और नीचे मोलर मास जो आ गया 1 आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन हो चुका है, तो URMS अंडर रूट 3R, अब देखो जो कॉमन है उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहां है, 273 भी कॉमन ले सकते थे, तो 3 इंटू 2 अंदर हो जाएगा T प्लस 273, है ना, और R प्लस T 273 जो होता है वो अंडर रूट जो है V नोट की फॉर्म में, तो अंडर रूट 6 बाहर ले लो, तो अंदर रह जाएगा आपका R T प्लस 273, तो ये है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 और ये निकाल चुके हो, दे रखा है V नोट, तो अंडर रूट 6 V नोट। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द क्वेश्चन, इज जो है वो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट नंबर, मतलब कैप्टन क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस जो आपका टेस्ट है इसका। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इन क्वेश्चंस को जिन्होंने नहीं किया है, गलत किया है, दोबारा करके देखना है और अच्छे से करना है कि अब की बार अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें से तो वो नहीं छूटना चाहिए। ना बेटा चलते हैं हम अपने पॉइंट पर, हम चल रहे थे इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम करने जा रहे थे हम। जब हमने इक्विलिब्रियम किया था तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में कुछ इक्विलिब्रियम का पॉइंट करवाया था, तो चलते हैं अपने स्लाइड शो के ऊपर और ओके कर देते हैं इसको जरा, और पीपीटी पर ओके करते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको केमिस्ट्री के लेक्चर सेकंड में हम जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप रिमाइंडर करना हो तो आप कर सकते हो कि लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने डेफिनेशन किया था, इंट्रो किया था। तो इंट्रो जो हम लोगों ने किया था वो किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेज एक पार्टिकुलर स्टेज ऑफ रिएक्शन होता है जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड अदर थिंग्स जो होती हैं वो सिमिलर रहती हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। एंड आफ्टर दैट वी वर डू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एक्चुअल में रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन था। इज दिस कलर ओके, आई एम चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड हमने किया था कि कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा था दो ही चीजें अफेक्ट करती है, वन इज द टेम्परेचर, सेकंड इज द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग अगर उल्टा करोगे तो के उल्टा हो जाएगा, किसी एन से मल्टीप्लाई करोगे तो के पावर में आ जाएगा, रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई होंगे और सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिवाइड होंगे। और लास्ट में हमने किया था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ के। तो टाइप ऑफ के में हमने बोला था किसी से भी निकालना हो तो केपी से स्टार्ट ले लो, फिर चाहे केसी में जाओ, फिर चाहे आप किसी के अंदर भी के एक्स में जाओ, के नंबर ऑफ मोल्स में जाओ, कहीं भी आप जा सकते हो बेटा। यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया था। लेट्स सी द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सबसे पहला रिएक्शन आप देखो आपके सामने है, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3, उसका केसी गिवन है आपको। अब उस रिएक्शन को चेंज कर दिया उसने
हाफ N2 प्लस 3/2H2NH3। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kc डैश। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ Kc एंड Kc डैश में क्या आंसर होगा। देखो ये रिएक्शन आपको गिवन है K, और इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में फर्क क्या है, यहां हाफ नहीं लगा हुआ, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो NH3 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दूसरे वाली इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन में जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, K न्यू इज इक्वल टू पुराना वाला K और जिससे मल्टीप्लाई करते हो पावर बना दो बेटा K ओल्ड के अंदर। तो K आपका न्यू जो है वो है आपका Kc डैश, K न्यू है Kc डैश, तो Kc डैश पुराने वाला K क्या है Kc, और किससे मल्टीप्लाई किया है 1/2। दैट्स वाई आंसर जो आ जाएगा Kc डैश इज इक्वल टू अंडर रूट Kc। क्लियर, कोई डाउट किसी को, क्लियर। बिल्कुल सही बेटा, तान्या, संध्या, शिवानी, फरहीन, निधि सबका सही आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आर गिवन। आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है, उनके K गिवन है। पहला कह रहा है आपके पास A और B, A और B में K1 की वैल्यू दे दी 2, B और C में दे दी K2 4, C से D दे दी K3। हमें चाहिए A से D के लिए, क्या आंसर आएगा A से D। सिंपली अगर आप देखोगे A से B और B से C और आप देखो C से D, इन सबको ऐड कर दो तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, A से D आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब सभी इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड करने से नया आया है, तो इसका मतलब लास्ट इस इक्वेशन का K पहले वाली इक्वेशन को ऐड किया है, तो K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाएगा बेटा। K इज इक्वल टू K1 K2 इंटू K3, मतलब K पहले का कितना है 2 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 to 8 3 जा 24, D आ जाएगा। K अगर हम इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनको K मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखना है, ये रूल था हमारा। C नहीं आएगा। दीपांशु 24 सही आंसर है आपका, लेकिन बाकियों ने आंसर जो C दिया है वो गलत है बेटा। जब इक्वेशन को ऐड करके बनाई जाती है कोई इक्वेशन तो उनके K मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ, अगर इनकी गिव्स फ्री एनर्जी कहता तो जो आपने काम किया है उसको ऐड ही कर दोगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। और अगर K की टर्म को log में होता तब भी ऐड करते, जैसे log K निकालना होता तो log K इज इक्वल टू, अब ऐड कर रहे हो तो log K1 log K2 प्लस log K3। अब ये देखना है कि मैथमेटिकली पूछ कैसे रहा है, हमसे log नहीं पूछ रहा था, हमसे वैल्यू पूछ रहा था। तो इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं तो उनके K मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 24। क्लियर, D आ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका D आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 2NH3, K1 N2 प्लस O2 2NO K2 H2 हाफ O2 H2O K3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का। ये रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो आपको ये देखना है, देखो NH3 दो है, ऊपर दो ही है, लेकिन वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। NO दो हैं, 2NO दिखाई दे रहे हैं, H2O 3 हैं, 3H2O हो, और हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब करना क्या है आपको, इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशनों के यूजेस से बनाना है बेटा। अगर बनाना है तो एक बात समझ आती है कि 3H2O है तो ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाली में और इसको ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो O2 3/2 मतलब 1.5, ये तो इक्वेशन बन जाएगा। अब ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हम सपोज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन को लिया तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन कैसे बनी, ये इक्वेशन 4, इक्वेशन जो 4 बन रहा है वो बन रहा है आपका इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन जो 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इक्वेशन आप कर रहे हो, इक्वेशन सेकंड ऐड कर रहे हो, फिर आप इक्वेशन जो है
माइनस कर रहे हो फर्स्ट, तो के कैसे होंगे, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो थर्ड वाला K3 का क्यूब हो जाएगा नया। इक्वेशन सेकंड ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा K2, और इक्वेशन फर्स्ट माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। K2 K3 का क्यूब अपॉन K1 इक्वेशन था। हाँ, जी पूछता तो जो किया है वो कर देते, जैसे जी पूछता फाइनल तो आप कहते 3G3 प्लस G2 और माइनस G1। एनर्जी कंजर्व होती है, जैसी इक्वेशन होती है वैसे एनर्जी चलती है, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो। लेकिन के अगर किसी रिएक्शन को किसी से फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो पावर में आएगा, दो इक्वेशन को ऐड किया है तो मल्टीप्लाई होंगे, और किसी को सब्सट्रैक्ट किया है देन वो आपका डिवाइड होगा। तो आपने इक्वेशन नंबर थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए वो पावर में आ गया 3 के, और सेकेंड वाली को उसमें ऐड किया था इसलिए K2 मल्टीप्लाई हो गया, और फर्स्ट वाली को डिवाइड किया इसलिए K1 आ जाएगा। ये देखो आपके पास एक प्रॉब्लम, इफ Kp फॉर ए रिएक्शन A gaseous plus 2B gaseous equilibrium 3 gaseous plus D gaseous is 0.05 atm 0.05 atm at 1000 Kelvin Kc in term of, तो इसका मतलब Kc और Kp का सबसे पहले रिलेशन चाहिए आपको। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा एन। अब आपको क्या चाहिए बेटा, डेल्टा एन चाहिए। डेल्टा एन जो है आपके प्रोडक्ट देखो, गैसियस 3 और ये 1 4 प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट देखो 2 और 1 3, तो 1 की वैल्यू आ गई। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT, डेल्टा पावर 1 है तो लिख दो, चाहे आप मत लिखो। अब Kp आपको एटीएम में यूज करना है, Kc कंसंट्रेशन में यूज करना है आपको। तो निकालना क्या है Kc, तो Kc इज इक्वल टू आ जाएगा Kp अपॉन RT। R दिया हुआ है तो गुड, नहीं दिया हो तो 0.08 की टर्म में लिखना है बेटा हमेशा, नहीं दिया हो तो 0.08 की। तो Kp आपको गिवन है Kp 0.05 atm 0.05 एट 1000 केल्विन, एट 1000 केल्विन। तो सोल्व कर लो तो 5 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर आ गया, R इंटू 10⁻3 ये है, तो 5/R ऊपर जाके 10⁻⁻5 5/R। हाँ प्रशांत, गुंजन, अंशिका, तान्या, गुप्ता, बिल्कुल सही, आपका आंसर आएगा सी। अगर आपको आगे और सोल्व करना तो R मस्ट बी इन एटमोस्फेयर लीटर वैल्यू में होना चाहिए। एटमोस्फेयर लीटर मतलब 0.08 वाली वैल्यू पुट करना जब भी ऐसा केस आए आपके पास, 0.0821 वाली, 0.0821 वाला पॉइंट देना है। वन थिंग मोर कि अगर आपको कभी भी, ये नॉलेज क्लाउड में याद रखना बात, कभी भी आपको डेल्टा एन इक्वेशन से, इफ इक्वेशन इज नॉट गिवन, आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, इक्वेशन इज नॉट गिवन, देन तब डेल्टा एन क्या लेना है, देन डेल्टा एन इज द पावर ऑफ यूनिट ऑफ के, जो भी हो, के इक्विलिब्रियम हो या के, मान लो मैं कह दूं कि एक रिएक्शन है, 4 रिएक्शन, एज एग्जांपल मान लो आपको मैंने 4 रिएक्शन दे दिया, एक रिएक्शन दिया और रिएक्शन बताया ही नहीं कौन सा है, मैंने बोल दिया रिएक्शन लेकिन बताया ही नहीं तुम्हें कौन सा है, और मैंने कह दिया इसका Kp जो है वो आपका है 0.1 atm -2, 0.1 atm -2। तो ध्यान रखना है कि 1 atm छोड़ दो आप, जो इसकी पावर है, द पावर, मैंने क्या लिखा है, पावर ऑफ यूनिट ऑफ के, जो भी के लेते हो उसकी पावर जो होती है वो डेल्टा एन है। इसका मतलब ये डेल्टा एन है आपका, डेल्टा एन आप -2 यूज करना। जनरली देखोगे आपको Kp Kc के यूनिट दिए हुए ही नहीं होते। अगर Kp Kc का यूनिट दिया हुआ है ना, और उस यूनिट की पावर भी दे रखी है, एक्चुअली पावर दे रखी है, तो फिर रिएक्शन नहीं देगा, वहां से डेल्टा एन डिसाइड होगा। ये डेल्टा एन होता है किसी रिएक्शन के लिए, ये डेल्टा एन होता है। जैसे मान लो मैंने रिएक्शन कोई नहीं बताई और मैंने कह दिया Kc, मैंने कह दिया 0.05 मोलर, या ऐसे लिख दिया मोल पर लीटर, जैसे मोलर, मोल पर लीटर, और ऊपर कर दिया 2
मोल पर लीटर 2, तो आप देखोगे कि Kc का 0.05 मोलरिटी इतना हो गया और उसकी पावर जो जा रही है वो 2 जा रही है। इसका मतलब ये डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन जो पावर होती है वो डेल्टा एन है। कई बार देखो घुमा के क्वेश्चन दे देता है Kc इज इक्वल टू 0.05, लिख देगा मोल इनवर्स लीटर की पावर 2 कर दी। अब मोल पर लीटर है तो आप इसकी कंसंट्रेशन वाले की कंसंट्रेशन बनाओ, प्रेशर वाले का हमेशा प्रेशर बनाओ। तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, पहले 0.05 मोल पर लीटर को ऐसे लिख दो, मोल और पर लीटर, अंदर पर करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, -2 यहां से डिसाइड हो जाएगा। डेल्टा एन जो आएगा इस रिएक्शन के लिए -2 हो जाएगा डेल्टा। तो मोलेरिटी की जो पावर होगी केसी के वैल्यू में मोलेरिटी का पावर डेल्टा एन होगा, केसी के वैल्यू में। केपी के वैल्यू में एटीएम जो लिखा होगा उसकी पावर जो होगी वो डेल्टा एन होगा। अगर इक्वेशन में आपको गिवन नहीं है तो डेल्टा एन इज द पावर ऑफ यूनिट ऑफ के। रेयरेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, अगर मैथमेटिकल हाई टर्म पर यूज करना चाहेगा तो ये चीज आपको मिलेगी। तो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि जो भी आप के की वैल्यू दे रखी है या तो एटीएम में दे रखी होगी या मोलरिटी में दे रखी होगी। एटीएम में तो जो जितनी उसकी पावर है प्लस या माइनस जो भी पावर है वो डेल्टा एन है, और कंसंट्रेशन में मोलरिटी की जो पावर है, मोल पर लीटर की जो पावर है वो आपकी डेल्टा एन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, ए गैसियस प्लस 3b गैसियस इक्विलिब्रियम 4c, initial concentration of A is equal to that of B, the equilibrium concentration of A and C are equal, Kc of the reaction will be A and B। तो आप इक्विलिब्रियम थोड़ा कैलकुलेशन बनाओ बेटा। देखो जैसे मान लो क्या ले रहे हो आप, A गैसियस 3b गैसियस और 4c गैसियस दे दिया। आप क्या करो, t इज इक्वल टू 0 इनिशियली सोचो कि a कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दैट ऑफ b। सपोज आपने इसका a और b का कंसंट्रेशन इक्वल ले रहे हो तो मोल भी बराबर है, तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, 3 और 1 4 है, 4 है तो सीधा मोल ले सकते हो आप। तो देखो आप समझ लो इसके a मोल लिए, इसके a मोल लिए, ये आपका हो गया 0 स्टार्टिंग में, है ना। अब मान लो t टाइम चला गया, t टाइम के बाद a में से 1 कोफिशिएंट है तो 1x कम कर दो, इस a में से 3 कोफिशिएंट है तो 3x कम कर दो, और यहां कोफिशिएंट 4 है तो 4x बना दो। कोफिशिएंट के रेशियो में आप x की टर्म में जो है प्लस माइनस सारी चीजें कर दो। अब वो क्या कहता है कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C आर इक्वल, ये A रहा ये रहा C रहा, तो ये इक्विलिब्रियम है सपोज एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली वो कहता है C के बराबर है इक्विलिब्रियम, तो A वाली कंसंट्रेशन तो हमने A माइनस एक्स ली है और C वाली कंसंट्रेशन 4x ली है, तो इसका मतलब A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, A इज इक्वल टू आ जाएगा 5x, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा A/5। तो अब हमारे पास जो K का एक्सप्रेशन होता है बेटा, Kc इज इक्वल टू C की कंसंट्रेशन जो है पावर 4 इक्विलिब्रियम वाली डिवाइडेड बाई A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला और B का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला पावर 3 हो जाएगा। अगर पावर 3 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन रख दो बेटा, C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 4x है, 4x का स्केयर, A की कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स और इसकी कंसंट्रेशन है A माइनस 3x, तो चाहो तो A की वैल्यू आप रख दो सब जगह। तो Kc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, तो Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रहने दो तो 4 4 16 और 16 इंटू 16 कर दो और x की पावर नहीं 16 ही है ना, 4 का स्केयर 16, ये पावर 4 है, 4 है ये, 4 है तो x 4 आ जाएगा, 16 इंटू 16 x का पावर 4, नीचे a की वैल्यू रख दो A/5, x की वैल्यू या a की वैल्यू है 5x, तो a की वैल्यू 5x और माइनस x तो 4x हो गया, a की वैल्यू 5x माइनस 3x 2x हो गया, और इसकी क्यूब आ रही है इसकी भी। अब सोल्व कर लो Kc, तो 16 इंटू 16 x की पावर 4, ये आ गया 4 इंटू 2 2 4 2 8 x का पावर 4 कैंसिल,
8 2 जा 16, 4 4 जा 16, तो आंसर आ गया आपका 8। तो आंसर जो हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए बी सी स्टार्टिंग ले लो, इसका ए मोल, इसका ए मोल 0, इसमें से ए में से सपोज 1x गया क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, और इसमें से 3 है तो 3x माइनस कर दो ए में से, और इसमें 4 है तो 4x आपका बन गया। अब वो कंडीशन दे दी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा कि ए और सी की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ए की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स थी, वो रख दी हमने, और c की 4x थी, 4x रख दिया, तो a की वैल्यू आ गई 5x। अब के सी का एक्सप्रेशन बना लिया इक्विलिब्रियम टाइम पे, c की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का पावर 4, a का इक्विलिब्रियम, b की इक्विलिब्रियम का 3, तो वो वैल्यू रख दी 4x, इधर a माइनस एक्स, a माइनस 3, a की वैल्यू रख दी हमने 5x, 5x और x 4x आ गया, ये 5x और 3x 2x आ गया, लेकिन क्यूब है ऊपर तो सोल्व कर लिया तो 8 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है आपके सामने। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए बी टू ए बी A2 प्लस B2 इज 49, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया आपको 49, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए बी हाफ A2 हाफ B2 विल बी। पहले जैसा क्वेश्चन आ गया देखो बिल्कुल। तो यहां पर देखो आपका पहला इक्वेशन जो है वो 2AB है, 2AB को आपने A2 प्लस B2 करके और 49 निकाल रखा है K का वैल्यू। अब कहते हो AB, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगेन, 1/2 को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो 1/2, तो नया K क्या आ जाएगा, K न्यू इज इक्वल टू K ओल्ड जो पावर n, तो 49 1/2 मतलब 7 आ गया। सही है बेटा, सानिया गुंजन सही है, इजी था, पहले किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन 4A गैस प्लस 5B गैस 4P गैस 6Q गैस द इक्विलिब्रियम Kc हैज यूनिट। इक्विलिब्रियम का यूनिट क्या देंगे, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट लेस होते हैं बेटा, ध्यान रखना ये बात, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यूनिट लेस होता है। तो जनरली हम Kc जो, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो लिख देते हैं Kc, जो भी वैल्यू आती है कोई भी वैल्यू लिखते हैं हम, वैल्यू के बाद हम क्या है कि यहां पर कंसंट्रेशन टर्म में लिखना है तो मोलरिटी लिखते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि डेल्टा एन की वैल्यू देखने के लिए। मोलरिटी देख के उससे क्या है कि हमें यहां पर डायरेक्ट जो होती है जितनी पावर्स होती है वो पावर जो होती है उससे डेल्टा एन का पता लगता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, Kc इज इक्वल टू, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो आप जो निकालोगे तो ये आ जाएगा Q, P की पावर 4, मान लो P गैस है पावर 4 मोल पर लीटर, मोलरिटी पावर 4, यहां Q मोलरिटी की टर्म में पावर 6, यहां A की कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म में 4, और यहां B की टर्म में मोलरिटी की टर्म में 5, तो ये 5 और 4 9, और ये 6 और 4 10 हो गए ऊपर वाले। 6 और 4 10 जो भी वैल्यू आएगी, अभी जैसे मैंने बोला कोई ना कोई वैल्यू आएगी पी क्यू से, लेकिन यहां तो मोलरिटी आ गया ना, और मोलरिटी की पावर कितनी आ गई 1, और ये 1 चेक करना आप कभी भी, ये डेल्टा एन आएगा ऊपर वाली रिएक्शन में, डायरेक्ट डेल्टा एन निकाल के देखो, डेल्टा एन गैसियस 6 और 4 10 और 5 और 4 9 मतलब 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू होती है। जो भी हम कंसंट्रेशन में मोलरिटी का पावर देखते हैं वो, या प्रेशर में एटीएम का पावर जो देखते हैं या वो, तो जो भी के की यूनिट का पावर होता है वो डेल्टा एन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बिकॉज के क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है और वैल्यू के कोई यूनिट नहीं होते, तो हम यूनिट लेस बोलेंगे बेटा इसको, ये हमारा यूनिट लेस आएगा। आप कभी भी क्वेश्चन देखो, इस चीज को यहां से भी तो देख सकते हो, आपने ये रिएक्शन लिखा Kc फॉर द रिएक्शन, कभी भी देखो जितने प्रॉब्लम किए हैं, जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया है, कभी आपने इसके आगे यूनिट देखा? जनरली यूनिट नहीं लिखते। यूनिट तब जरूरत होती है जब हमें डेल्टा एन की वैल्यू नहीं पता होती। डेल्टा एन की वैल्यू नहीं पता होती तो यूनिट में जो वैल्यू है उसकी यूनिट का पावर देख करके हम डिसाइड करते हैं कि भाई डेल्टा एन। इन एन एक्सपेरिमेंट ए मोल ऑफ ए इज मिक्सड विद 3 मोल ऑफ बी इन 1 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ सी इज फॉर्म, द वैल्यू ऑफ ए विल बी, द वैल्यू ऑफ ए विल बी। तो क्या होगा बेटा, क्या बनाओगे, देखो इसको बना के देखो। Kc for the reaction
ए बी सी इक्वेशन दिया हुआ है, के सी की वैल्यू 3 दे रखी है, एक्सपेरिमेंट में ए मोल ए के मिक्स किए 3 मोल ऑफ बी में, जैसा अभी क्वेश्चन किया था हमने 1 लीटर वेसल से, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ सी इज फॉर्म, द वैल्यू ऑफ ए, ये कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। बताएगा बेटा कोई आंसर इसका? क्या आंसर दे सकते हैं? तो इसमें हम करेंगे ए गैस, बी गैस, इक्विलिब्रियम, 2C गैस। तो स्टार्ट ले लो बेटा कि इनिशियल टाइम जब 0 था आपका, तो इनिशियल टाइम में वो कह रहा है इट एन एक्सपेरिमेंट, ए के ए मोल ले रहे हो आप, ए मोल ले लिए, इज मिक्सड विद 3 मोल ऑफ बी, इसके 3 मोल ले लिए, अभी आप मोल की बात कर रहे हो, और ये जो है लीटर एट ये 0 है कह रहा है। अब क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, टी टाइम चला गया, देखो टी टाइम चला गया, तो ए में से सपोज हम बोलते हैं एक्स मोल चले गए, और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसमें से भी एक्स जाएंगे, और सी का 2 है, तो इसका मतलब 2x बन जाएंगे, ये 2x आ गया। अब कहता है एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ सी इज फॉर्म, तो हेयर गिवन है कि 2x की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 3, तो x का वैल्यू आ गया 3/2, x का वैल्यू निकाल लिया 3/2। अब हमें इसमें k का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, के सी इज इक्वल टू जो आपकी c की कंसेंट्रेशन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की कंसेंट्रेशन इंटू b का कंसेंट्रेशन। अब ये तो मोल दिए में, कंसेंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम, तो c की कंसेंट्रेशन देखो कितनी दे रखी है 2x, तो हम लिखेंगे 2x बाई वी, लेकिन v 1 लीटर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना तो आना चाहिए, मान लो गलत होता, अगर कुछ और होता तब हम कुछ और वैल्यू रखते, a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स अपॉन वी, और b की वैल्यू आ जाएगी 3x अपॉन वी, तो v कैंसिल हो गया, तो v कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे a माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स आ गया। अब यहां पर के सी का वैल्यू गिवन था आपको 3 आपका गिवन है, अब कैलकुलेशन बना लो, 3 गिवन है तो 3a माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x के, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो बेटा 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है या एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे आप 4x स्क्वायर आ रहा है, क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स a, 3 माइनस एक्स फिर माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, इसको कर देना 4/3x के, तो 3a माइनस 3x a 3x, a का वैल्यू निकालना होगा ना, x तो निकाल चुके हो आप, या वैल्यू रख दो, वो भी अच्छा है कि a वैल्यू रख दो, आप वैल्यू रख दो तो ज्यादा इजी है ना, ज्यादा इजी है, आपके पास के सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स आया, a माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, a माइनस एक्स 3 माइनस एक्स है, और x की वैल्यू दी थी, x का वैल्यू गिवन है यहां पे 3/2, रख दो, के सी का वैल्यू है 3, ये है 3/2, यहां से कैलकुलेट कर लो, तो आपका इजीली जो है ए की फॉर्म में कैलकुलेशन हो जाएगा, ये आपका मेरे ख्याल से कैंसिल ही हो गया, 3 ये 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 और ये आ जाएगा a माइनस 3/2, और ये हो जाएगा 3 2 3 2 6 3/2, 3 से
3 भी कैंसिल हो गया, तो a माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2, तो 2, 5/2 इतना आ रहा है क्या, जरा देखो 2.5, ये आ रहा है ना 2.5। कुछ बच्चों ने 3.5 आंसर दिया, तो मैंने गलत किया है या आपने गलत किया है? देखो के सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, रह गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये रह गया 3, इधर गया a माइनस 3/2 और 3 में से 3/2 माइनस कर दिया तो 2 3 2 6, 6 में 3/2 वापस रह गया, 3/2 अगर वापस रह गया, अच्छा एक 2 और बच गया था ना हमारा यहाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है कि 3/2 में 3 कैंसिल हुआ, लेकिन 1/2 तो था, ये 2 रह गया था इधर, 2 है ना, ये 2 आया था, 2 आया था, तो 2 4 3 7/2, 3/5 आएगा, ये भी 2 रह गया था ये वाला, नहीं 2/5 नहीं है, 3/2 है बेटा, क्योंकि वहां पर 1/2 था, ये वाला 2 जो रह गया था, 3 से तो 3 कैंसिल कर दिया था, ये वाला 2 कहाँ गया था, ये वाला 2 फिर इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ना, 1 की बजाय इधर जाके 2 हो जाएगा, a माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3/2, फिर आप निकालोगे 3/2 1.5 होता है और 3 3.5। नेक्स्ट देखो, इक्वल अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड इन क्लोज वेसल टिल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, इफ 80% ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू HI देन Kc एट इज टेम्परेचर। अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन दे दिया H2 I2 HI और कहता है इक्वल अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड, इक्वल है 1 मोल ले लो, A ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 1 ले लो, ये 0 हो गया, एंड 80% चला गया तो 0.8 इसका चला गया, तो इसका भी 0.8 जाएगा, 1 में से 0.8, 2HI है तो इसका 2 इंटू 0.8 बन जाएगा, ये x गया, ये भी x गया, ये कोफिशिएंट 2 है तो 2x बन गया, तो Kc हमें चाहिए, तो Kc इज इक्वल टू HI का इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इधर H2 और इधर I2, तो HI है 8 टू 16, 1.6 इंटू 1.6, इधर H2 का है 0.2 और इंटू 0.2, 2 टू 4, 4 4 16, 64। इवन ये थियोरेटिकल वैल्यू है क्योंकि 80% डिसोसिएशन किया है, 80% डिसोसिएशन किया है, इसलिए हमने 0.8 आगे भेज दिया, जितना H2 का कोफिशिएंट 1 है तो 0.8 इसका जाएगा, H2 का कोफिशिएंट 1 है तो 0.8 बेटा इसका जाएगा, तो 0.8 इसका भी चला जाएगा 1.8, और यहां से फिर आपका 64 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका केपी पर प्रॉब्लम, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बोमेट एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 2 atm, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये देखो बेटा प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या है कि अमोनियम दे रखा है, लेकिन जो भी दे रखा है वो सॉलिड दे रखा है, अमोनियम कार्बोमेट का फार्मूला आना चाहिए, ये होता है NH2COONH4, पहला पॉइंट किसका फार्मूला आना चाहिए, और ये सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डिसोसिएट होता है तो फिर ये आपका क्या बनाएगा, डिसोसिएट बना के 2 मोल ऑफ अमोनिया, वो गैस है, और CO2 गैस बनाएगा। अब कहता है टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ सर्टेन 2 atm, चलो जो भी हो, पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, जब इक्विलिब्रियम बना होगा इसमें से जो भी पार्ट आया होगा वो 2:1 रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि सपोज ये 1p प्रेशर बना, 1p डैश प्रेशर बना, तो ये 2p डैश प्रेशर बनेगा क्योंकि 1:2 रेशियो में, तो टोटल प्रेशर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक का 1p, दूसरे का टोटल प्रेशर जो होगा वो अमोनिया का प्रेशर और प्लस CO2 का प्रेशर होगा टोटल प्रेशर, और अमोनिया का प्रेशर जो टोटल है वो 2p डैश है, मतलब उतना है जितना CO2 का है उससे डबल, ये 1p डैश है, तो ये टोटल जो प्रेशर आ रहा है मेरे पास आ रहा है 3p डैश, टोटल प्रेशर हो गया हमारे पास 3p डैश, और 3p डैश की टोटल वैल्यू, टोटल प्रेशर जो ऑब्जर्व है वो 2 atm है, इसका मतलब p डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी 2/3 atm। अब हमें निकालना क्या है, kp, तो kp का एक्सप्रेशन तो फिर इस रिएक्शन को देख के बनाओगे आप, kp इज इक्वल टू जो भी प्रेशर है अमोनिया का उसका स्क्वायर आएगा और प्रेशर इंटू CO2 आएगा, तो प्रेशर अमोनिया का 2p डैश है तो 2p डैश का स्क्वायर
प्रेशर CO2 का P डैश है, तो हमारे पास देखो Kp कितना आ गया, यहां पर Kp आ गया 4P डैश का क्यूब। अब सारी मैथमेटिक्स है ना सब, देखो सब कैलकुलेशन है। 4P डैश, P डैश आप निकाल चुके हो, यहां से P डैश निकाल चुके हो, तो P डैश कितना आ जाएगा 2/3 का क्यूब, तो कितना हो गया 4 × 4 और 3 3 9 3 27, तो ये आपका हो गया 16/27। 16/27 का मतलब कितना हो गया, ये तो हमारा आ गया पॉइंट में कुछ आया है 4 4 16, नहीं कुछ गड़बड़ किया हमने, ये 8 है, 2 का क्यूब है और 3 3 9 3 नीचे वाला 27, 8 4 जा 32, 32/27, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर आ गया। अब 1 पॉइंट में 2 हैं तो एक्यूरेट निकालोगे, 1.32/27 है तो आपका एक्यूरेट आपको निकालना पड़ेगा 1 पॉइंट समथिंग में भी कितना आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन कि NH2CONH4 है, 2 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ CO2 बनाएगा, तो जब भी जो भी अमाउंट इधर सॉलिड से आएगा उसके मोल जो होंगे 2:1 रेशियो में जाएंगे, तो प्रेशर भी जो होगा 2:1 रेशियो में बनेगा। सपोज हम कहते हैं कि CO2 का प्रेशर बना P डैश, तो अमोनिया का प्रेशर उसका डबल बनेगा 2P डैश। टोटल प्रेशर जो अमोनिया का प्रेशर बना है और CO2 का सम होगा, तो अमोनिया का बना है 2P डैश, इसका बना है CO2 का 1P डैश, तो टोटल कितना हो गया हमारा 3P डैश। 3P डैश की वैल्यू दे रखी थी उसने 2 ATM, तो हमने P डैश का वैल्यू निकाल लिया। पहला पॉइंट ये इजी नहीं है, ध्यान से सोचना है, कैलकुलेशन से। अब दूसरा, फिर इधर आ जाओ, आपको Kp कैलकुलेट करना है, तो Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है हमारे पास 2 का P डैश, 2P डैश का स्क्वायर लेना है आपने, और इधर P डैश है, तो टोटल सोल्व करोगे तो 4P डैश का क्यूब आ जाएगा। अब 4P डैश का तो वैल्यू पुट कर देंगे, Kp 4 तो है ही, P डैश की वैल्यू निकाल दी थी, तो सोल्व कर लोगे बेटा, जो आप सोल्व करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप जो अभी तक हमने पार्ट किया है कि Kc और Kp में रिलेशन किया है, Kc और Kp हम कैसे निकालते हैं, और इन चीजों का क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी यहां पर आती हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लेट्स सी इन नेक्स्ट क्लास में मैं देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं। भाई K की वैल्यू से क्या पता चलता है, इससे हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता लगती है कि रिएक्टेंट और से प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं इक्विलिब्रियम पर या रिएक्टेंट कम। दूसरा पता लगेगा कि कंपोजिशन क्या है, तीसरा पता लगेगा कि डायरेक्शन क्या है, और फोर्थ ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए तो चेंजेस कर दें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन दिस चैप्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी कैलकुलेटिव चैप्टर एंड वेरी वेरी वेटेजेबल चैप्टर, इसमें जो आपको काफी वेटेज मिलने वाला है। तो बेटा लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक जो है टिल देन बाय बाय, सी यू। फिर नेक्स्ट में हम इसको इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तब तक दी एंड, थैंक यू वेरी मच।